दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज 10वीं कक्षा हिंदी का पाठ 5 देखेंगे फ्रेंड्स, नागरी लिपि। इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते थे सभी को इस वीडियो में शामिल किए हैं। अगर इस बार आप मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं फ्रेंड्स तो वीडियो की लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका नागरी लिपि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे ऑब्जेक्टिव फ्रेंड्स सभी को इस वीडियो में शामिल किए हैं। इसको फटाफट देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लिपि मतलब क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। तो देखिए लिपि क्या है फ्रेंड्स, यह एक भाषा के शैली है, ठीक है, लिखने की शैली है, लिखने का ढंग है। कोई भी भाषा है जो फ्रेंड्स किसी न किसी लिपि में लिखी हुई रहती है। बिना लिपि के कोई भी भाषा नहीं लिखी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर जब मान लिया कि हिंदी भाषा है फ्रेंड्स, तो हिंदी भाषा है जो किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसी तरह से अंग्रेजी भाषा है जो किस लिपि में लिखी जाती है, तो रोमन लिपि में लिखी जाती है। उसी तरह से पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब लिपि का अर्थ क्या होता है, तो लिपि का अर्थ होता है लिखावट का ढंग, लिखावट का शैली। चलिए फ्रेंड्स, तो फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न इस वीडियो का है आपका कि प्रस्तुत पाठ नागरी लिपि क्या है। गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए जो ये पाठ है आपका नागरी लिपि वो क्या है, यह एक निबंध है। क्या है, निबंध है। प्रस्तुत पाठ नागरी लिपि क्या है, तो यह एक निबंध है। चलिए सवाल नंबर 2 को देखिए। सवाल नंबर 2 है आपका कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। जो नागरी लिपि आपका निबंध है इसको किसने लिखा है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुणाकर मूले ने लिखा है। सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 आपका है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 3 है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ गुणाकर मूले की किस पुस्तक से ली गई है। ठीक है, जो आपका नागरी लिपि है वह किस पुस्तक से ली गई है, गुणाकर मूले की। तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय लिपियों की कहानी। ये भारतीय लिपियों की कहानी गुणाकर मूले के द्वारा लिखा एक पुस्तक है फ्रेंड्स। इसी पुस्तक से जो आपका नागरी लिपि है वो लिया गया है। सवाल नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 को देखें। जो गुणाकर मूले जो नागरी लिपि निबंध के लेखक हैं, ठीक है, निबंधकार हैं, उनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था आपका 1935 ईस्वी में। ठीक फ्रेंड्स, और कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, देखिए अगला सवाल वही है कि गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो अमरावती जिले में। ठीक है, याद रखिएगा, देखिए नोट्स में लिखा हुआ है कि जो गुणाकर मिले हैं उनका जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। ठीक है, तो आप सवाल आपसे यहाँ पूछा गया था कि गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था फ्रेंड्स। और महाराष्ट्र के कौन सा जिले में, ये भी याद रखें, अमरावती जिले में हुआ था। अगला सवाल आपका है कि गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस भाषा में की थी, चूंकि ये महाराष्ट्र के थे फ्रेंड्स, तो महाराष्ट्र में ज़्यादा क्या बोली जाती है, मराठी बोली जाती है। तो जो गुणाकर मूले साहब थे वो मराठी भाषा में अपनी प्रारंभिक पढ़ाई की थी। ठीक है, सवाल नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठी भाषा में। सवाल नंबर 7 को देखें। सवाल नंबर 7 आपका है, सवाल नंबर 7 है फ्रेंड्स कि गुणाकर मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। ठीक है, तो जो गुणाकर मूले थे फ्रेंड्स, इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई मराठी भाषा में की, लेकिन बाद में अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ किए थे फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, कहाँ, वर्धा में किए थे। कहाँ किए थे, तो वर्धा में इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई की थी। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 8 को देखें। सवाल नंबर 8 आपका है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। जो नागरी लिपि है फ्रेंड्स उसका जो आरंभिक लेख है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिण भारत से या उत्तरी भारत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत से हमें नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिलते हैं। कहाँ से, तो दक्षिण भारत से। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 है कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, देखिए कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स ये गुरुमुखी लिपि में कौन सा भाषा लिखी जाती है, तो इस पंजाबी भाषा। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि गुरुमुखी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, तो पंजाबी भाषा लिखी जाती है। तो जो नेपाली भाषा लिखी जाती है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी लिपि में।
ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हिंदी भी देवनागरी में लिखी जाती है, नेपाली भाषा भी देवनागरी में लिखी जाती है, और मराठी भाषा है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो सवाल नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सवाल नंबर 10 देखें। सवाल नंबर 10 है कि बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है, क्या है? तो ये जो गुणाकर मूल्य हैं फ्रेंड्स, उन्होंने जो नागरी लिपि में बताए हैं, तो उन्होंने क्या बताया है कि बांग्ला लिपि है जो प्राचीन नागरी लिपि की, क्या बताया है? तो बहन बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सवाल नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी, बहन। सवाल नंबर 11 को देखें कि बेतमा दानपत्र किस समय का है? ठीक है, तो बेतमा जो दानपत्र है वो किस समय का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1020 ईस्वी के है। ठीक है फ्रेंड्स, कब का है? तो 1020 ईस्वी का बेतमा दानपत्र। ठीक है, बेतमा। सवाल नंबर 12 को देखें। सवाल नंबर 12 आपका है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 12 है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? कौन सी सदी से मिलने लगते हैं फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। सवाल नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अभी मैं चैप्टर बाय चैप्टर बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अभी से आप सभी को याद करते चलिए फ्रेंड्स। आगे चल करके मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा, मॉडल प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल कराऊंगा, उस समय आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो अभी मैं सभी विषयों का चैप्टर बाय चैप्टर करवा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव, इसके बाद मैं सब्जेक्टिव कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 13 है कि गुणाकर मूल्य ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? सवाल है फ्रेंड्स कि गुणाकर मूल्य जो नागरी लिपि के लेखक हैं, निबंधकार हैं, उन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो पुरानी लिपि की जानकारी गुणाकर मूल्य ने किस में दी है? तो अक्षर कथा में दी है। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल ये भी पूछा जाएगा, याद रखिएगा कि अक्षर कथा के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य हैं, और अक्षर कथा में गुणाकर मूल्य ने पुरानी लिपियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। तो सवाल नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 14 को देखें। सवाल नंबर 14 आपका है कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवनगर। क्या हो जाएगा? देवनगर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 15 देखें। सवाल नंबर 15 है आपका कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो पहले दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि थी फ्रेंड्स, वो क्या कहलाती थी? तो सिद्धम कहलाती थी। सवाल नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या कहलाती थी? सिद्धम। अब चलिए सवाल नंबर 16 को देखें। सवाल नंबर 16 है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 16 है कि गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? तो जो गुणाकर मूल्य थे वो विभिन्न विषयों पर लगभग कितना निबंध लिखे थे फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 से अधिक। ठीक है फ्रेंड्स, कितना? 2500 से अधिक निबंध लिखे थे। सवाल नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17 आपका है कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? ये भी देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। तो देखिए भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गुणाकर मूल्य। ठीक है, और जो भारतीय लिपियों की कहानी है, इसी से यह निबंध लिया गया है, नागरी लिपि। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग ने ये प्रश्न देख चुके हैं, याद रखिएगा। प्रश्न उसमें यह था फ्रेंड्स कि नागरी लिपि है वो गुणाकर मूल्य के किस पुस्तक से ली गई है? तो यही भारतीय लिपियों की कहानी इसी से ली गई है। यहाँ पर सवाल देखिए उलट करके पूछा गया है कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो गुणाकर मूल्य की है। चलिए सवाल नंबर 18 को देखें। सवाल नंबर 18 है कि इस्लामी शासक का आरंभ काल है। भारत में इस्लामी शासक का आरंभ काल कब से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12वीं सदी से इस्लामी शासक का आरंभ काल माना जाता है। सवाल नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 19 को देखें फ्रेंड्स कि गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है फ्रेंड्स, तो गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई, जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स? अभी हमने आप वहाँ पर डिस्कस किए थे 1935 में इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स, 1935 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 2009 में
गुनाकर मूल्य जी की मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिए फ्रेंड्स, जन्म कब हुआ था 1935 में और मृत्यु कब हुई 2009 में। सवाल नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए सवाल नंबर 20 को देखिए। सवाल नंबर 20 है आपका फ्रेंड्स, सवाल नंबर 20 आपका है कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामश्रीय शब्द अंकित करवाए थे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स? शेरशाह सूरी होगा, हरिहर होगा, अकबर होगा या चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर। ठीक है फ्रेंड्स, अकबर ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामश्रीय शब्द अंकित करवाए थे। किस शासक ने? तो अकबर ने करवाए थे। महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला सवाल को देखें, सवाल नंबर 21 को देखें। सवाल नंबर आपका 21 है फ्रेंड्स कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी? अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि मराठी भाषा भी है जो किस में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, उसी तरह से नेपाली भाषा किस में? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और हिंदी भाषा है जो देवनागरी लिपि में। तो यहाँ सवाल आपसे फिर पूछा गया है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 22 को देखें। सवाल नंबर 22 है कि टकसाल का संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए टकसाल किसे कहते हैं? जहाँ पे सिक्का बनता है फ्रेंड्स, जो क्वाइन बनता है 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया जो है, उसका जो क्वाइन बनता है फ्रेंड्स, उसको कहाँ बनता है? तो टकसाल में बनता है। तो टकसाल का संबंध किससे है? तो सिक्कों से है। ठीक है, सवाल नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स कि श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। कौन सा धर्म से श्रवण बेलगोला का संबंध है फ्रेंड्स? तो देखिए श्रवण बेलगोला का संबंध है जो जैन धर्म से है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये श्रवण बेलगोला कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में है। और किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नोट्स में यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये भी आप जरूर याद रखिएगा, कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है। देखिए लिखा हुआ है कि श्रवण बेलगोला कर्नाटक प्रदेश में है, जहाँ गोमेतेश्वर का भव्य पुतला है। पूछा जाता है फ्रेंड्स कि गोमेतेश्वर का मूर्ति कहाँ स्थित है? तो यही यहाँ स्थित है। कहाँ फ्रेंड्स? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में स्थित है। और किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। सवाल नंबर 24 को देखें। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 24 को देखें कि केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो किस लिपि में लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरी लिपि में लिखी गई है। चलिए सवाल नंबर 25 को देखें। सवाल नंबर 25 आपका है फ्रेंड्स कि पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को नंदी नागरी नाम दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर के राजाओं का। सवाल नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए सवाल नंबर 26 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 26 आपका है कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो देखिए जो उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या कहा जाता है? तो नागर शैली कहा जाता है। सवाल नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? नागर शैली। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए सवाल नंबर 27 को देखें। सवाल नंबर 27 है कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए देवनागरी लिपि में मुद्रण मतलब छपाई का। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुद्रण का जो टाइप कब बने थे? तो 2 सदी पहले बने थे। सवाल नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कब बने थे? तो 2 सदी पहले। चलिए सवाल नंबर 28 को देखें। सवाल नंबर 28 आपका है कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? कौन सी सदी में? ठीक है फ्रेंड्स, कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8वीं से 11वीं सदी में नागरी लिपि एक सार्वदेशिक लिपि थी। कब? 8वीं से 11वीं सदी। चलिए सवाल नंबर 29 को देखें। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 29 देखें। सवाल नंबर 29 आपका है कि बेतमा कहाँ है? तो बेतमा कहाँ है? तो इंदौर के पास में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेतमा कहाँ है? तो इंदौर के पास में हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 30 को देखते हैं। सवाल नंबर 30 आपका है फ्रेंड्स कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा वरगुण का ताम्रपत्र मिले हैं। ठीक है, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? तो राजा वरगुण के मिले हैं। सवाल नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 31 को देखते हैं। सवाल नंबर 31 फ्रेंड्स कि सिद्धम क्या है? तो सिद्धम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार की क्या है? लिपि है। सिद्धम क्या है? तो एक प्रकार की लिपि है। चलिए सवाल नंबर 32 को देखते हैं। सवाल नंबर 32 है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? देवनागरी किसे का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। किसे? काशी को। चलिए सवाल नंबर 33 को देखें। सवाल नंबर 33 है आपका कि हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि किन्हें कहा जाता है? गेस कीजिए। सरहपाद को, तुलसी को, वाल्मीकि को, निराला का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सरहपाद को हिंदी के आदि कवि कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरहपाद। अब चलिए सवाल नंबर 34 को देखते हैं। अमोघ वर्ष कौन था? ठीक है फ्रेंड्स, तो अमोघ वर्ष कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अमोघ वर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। कौन था? तो प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा थे। ठीक है, सवाल नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 35 को देखते हैं फ्रेंड्स, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो देखिए ये लेख है फ्रेंड्स, मिहिर भोज की जो ग्वालियर प्रशस्ति में लेख है तो किस भाषा में है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत भाषा में। तो मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। तो ये 35 महत्वपूर्ण प्रश्न थे फ्रेंड्स आपको नागरी लिपि से। ठीक है, ये सभी प्रश्न को अभी से याद करते चले फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।